नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी त्वरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह जो समीकरण है वह गति का समीकरण कहलाता है। तो गति के यहाँ तीन समीकरण हैं और यह तीनों समीकरण किस पे निर्भर करते हैं कि वह समान त्वरण से गतिमान होना चाहिए। इसको हम न्यूटन के गति का समीकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह तीन समीकरण कौन कौन से हैं। तो पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है गति का समीकरण, यह तो एग्जाम्स के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं, यह नहीं पूछे जाते हैं कि गति के समीकरण दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। यह पूछा जाता है कि गति के समीकरण दूसरे या तीसरे समीकरण का निगमन कीजिए। मतलब कि दूसरे या तीसरे समीकरण या पहले समीकरण को हमको सिद्ध करना होगा। तो चलिए अब समीकरण का निगमन करना सीखते हैं। निगमन करना हम लोग रटने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या करेंगे, केवल समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ फिर से समझेंगे। तो चलिए समीकरण का हम लोग निगमन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा समान त्वरण से गतिशील होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। माना कोई त्वरण एक समान त्वरण ए से गतिशील है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u से गतिशील है तथा t समय पश्चात s दूरी विस्थापित होकर उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। हमने यहाँ क्या देखा कि जो प्रारंभिक वेग है वह u है। मतलब प्रारंभिक वेग को आप 9th से पढ़े हैं कि उसको हम u से ही प्रदर्शित करते हैं। तो प्रारंभिक वेग को हमने u से प्रदर्शित किया तो उसका प्रारंभिक वेग हमने u माना। तो जब वह मान लीजिए कि वह एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, अगर उसका प्रारंभिक वेग u है तो उसका तो अंतिम वेग होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक समान वेग से यहाँ नहीं चल रहा है, तो उसका अंतिम वेग हमारा मान लिए v है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग पहुँचने में उसको t समय लगा। टी समय पश्चात वह s दूरी विस्थापित होकर उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। मतलब कि वह u प्रारंभिक वेग u से गतिशील है तथा t समय पश्चात s दूरी विस्थापित होकर s दूरी चलकर उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफ में हमने सबसे पहले बताया था कि एक x अक्ष एक y अक्ष। तो हमने बताया था कि x अक्ष में हमेशा समय को लेते हैं। अगर समय नहीं है तो कोई अन्य को भी ले सकते हैं। तो समय को हमने x अक्ष पे लिया तथा वेग को हमने y अक्ष पे ले लिया। तो हमारे यह कौन सा बन रहा है, यह ग्राफ हमारा बन रहा है वेग समय ग्राफ। तो क्यों? क्योंकि हमने इसमें तो वेग है, इसमें समय है, तो हम बोल सकते हैं कि यह हमारा वेग समय ग्राफ बन रहा है। तो इसका जो ढाल होगा, क्या ढाल, किसका, वक्र का जो ढाल होगा वह किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को। तो जो यह u भी है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले इस ग्राफ में हम कहते हैं कि u वेग से वह गतिशील था। t समय पश्चात, यहाँ से यहाँ t समय पश्चात वह s दूरी विस्थापित होकर उसका वेग क्या हो गया, v। तो जब t समय पश्चात उसका जो u वेग से जब हम बिंदु मिलाते हैं, तो बिंदु मिलाने के लिए हमने आपको समझाया था कि u से हम x के समांतर एक लाइन खींच देते हैं और फिर t से यहाँ इस t से हम y के समांतर एक लाइन खींच देते हैं। जहाँ मिला वह हमारा कटान बिंदु या गोला हमने बना लिया। अब u से हम इसको मिला दिए, यह हमारा क्या कटान बिंदु बना। और v से हम इसी प्रकार करते हैं तो हमारा यहाँ कटान बिंदु बनता है। तो हमने u को
इस बिंदु से मिलाया, भी को इस बिंदु से मिलाया और हम इसको भी मिला दिए। तो हमारा और जो यह B है और U को हम मिला देते हैं तो यहाँ हमारा थीटा कोण बनता है। तो यहाँ पास हम A, इसको इस बिंदु को हमने A मान लिया, तो इस बिंदु को हमने माना O जहाँ मूल बिंदु है, और इसको माना हमने क्या A, इसको माना B, इसको माना C, इसको माना D। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो यहाँ BD है वह किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक वेग जो है वह इधर भी है, तो हमारा जो इधर भी है वह हमारे इधर भी होगा, मतलब कि BD हमारा V के बराबर होगा। यह जब V है और हमारा CD क्या है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक हमारे U वेग है तो हमारा CD भी U होगा। तो यह हमारा पूरा V है और यह U है, तो हमारा BC क्या होगा, BC हमारा हो जाएगा V माइनस U, मतलब कि जो अंतिम वेग है माइनस प्रारंभिक वेग। और इसी प्रकार अगर हमारा जो OD है वह हमारा T है, तो हमारा जो AC हो जाएगा, यहाँ पास A है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास A है, AC हमारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। मतलब कि इसमें क्या क्या बराबर हुए, AC बराबर OD, TT बराबर T कह सकते हैं। फिर हमारा क्या बराबर हुए, यहाँ पास A है, तो इसके बाद क्या बराबर हुए हमारा, यहाँ हमारा बराबर हुआ UO या OU बराबर CD बराबर U। तो इसको हमने देख लिया, तो हमने ग्राफ को देख लिया। तो ग्राफ में कुछ करना नहीं था, नहीं समझ में आया ग्राफ, कोई नहीं, हम फिर से समझाते हैं। तो ग्राफ में हमने x अक्ष लिया, y अक्ष लिया, इसमें हमने t समय के लिए t सेकंड के लिए हमने u से भी ग्राफ बनाया, और मतलब कि u वेग से भी ग्राफ खींचा और v वेग से भी ग्राफ खींचा, और हमने इन रेखाओं को हमने मिला लिया। तो यहाँ पास हमने एक ग्राफ बना लिया। अब हम गति का इस ग्राफ से ही गति का हम समीकरण का निगमन करने वाले हैं। तो चलिए अब गति का प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं। तो जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वह किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। हमने बताया कि जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज ABC में ले ले, तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या था, यहाँ हमारा समकोण त्रिभुज था, हमने बताया कि यहाँ A है, तो हमारा समकोण त्रिभुज ABC मतलब कि ये, अगर हम इसमें ले ले, क्या ले ले, tan थीटा। अगर हम tan थीटा ले ले तो हमारा लंब tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब क्या है BC बट्टा आधार क्या है AC, और जो यह AB है ढाल है वह हमारे किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। तो इसके बराबर हमारा त्वरण हो जाएगा। और जो BC है वह क्या है, V माइनस U। हमने अभी निकाला कि जो BC है वह V माइनस U है, तथा जो AC है, यह AC है वह T है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो त्वरण A बराबर tan थीटा बराबर BC अपन AC, या तो हम कह सकते हैं क्या, या तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टा समयांतराल। त्वरण बराबर हमारा क्या था, वेग परिवर्तन बट्टा समयांतराल। तो वेग परिवर्तन हमारा कितना होगा, V माइनस U, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, समयांतराल कितना होगा, T सेकेंड। तो हमारा जो त्वरण A बराबर आया वह आया V माइनस U बट्टा T, क्या आया, V माइनस U बट्टा T, वेग परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। तो अगर हम इस T को LHS की तरफ ले जाएं, A की तरफ ले जाएं, तो यहाँ क्या करेगा, गुणा, तो हमारा हो जाएगा AT बराबर V माइनस U। अब हम U को इस तरफ ले जाएं तो जो U को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा V बराबर U प्लस AT। तो हमने सबसे ऊपर देखा था कि जो गति का पहला समीकरण है वह क्या है, V बराबर U प्लस AT। हमने यहाँ क्या सिद्ध किया, V बराबर U प्लस AT। तो सिद्ध तो हो गया पहला समीकरण, तो बस इतना ही पहले समीकरण में करना था। नहीं समझ में आया, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है।
इसमें बस ये था कि हमने एक ग्राफ बनाया, वेग समय ग्राफ बनाया, उसमें हमने त्वरण का सूत्र लगाया। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो हमने सबका मान रख दिया, तो हमारा आ गया v बराबर u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं गति के दूसरे समीकरण की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, क्या बताया था कि जो वेग समय ग्राफ का वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वह चली गई दूरी के बराबर होता है। तो चूंकि हमारा चली गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ का वक्र का क्षेत्रफल, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था कि चली गई दूरी, जो वेग समय ग्राफ का वक्र का क्षेत्रफल हमने देखा था चली गई दूरी के बराबर आया था। तो जो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वक्र क्या है ओ ए बी डी। अरे हम ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो हमने देखा कि जो चली गई दूरी होती है वह वेग समय जो चली गई दूरी होती है वह वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो हमने चली गई वक्र क्या है ओ ए बी डी, इतना हमारा वक्र है। तो जो चली गई दूरी है वह किसके बराबर होगी, वक्र के क्षेत्रफल के बराबर। तो वक्र का क्षेत्रफल हमारा किन किन चीज़ों से बनकर मिलकर बना है। अगर हम यहाँ बीच में यहाँ एक लाइन खींच ले, और लाइन तो खींचा हुआ है, तो हमारा यह त्रिभुज हो गया और यह हमारा आयत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो वक्र है वह जो वक्र ओ ए बी डी है वह त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा था, हाँ यही था। तो जो चली गई दूरी हमने माना यस, तो यस बराबर ओ ए बी डी का क्षेत्रफल था। तो ओ ए बी डी, वक्र ओ ए बी डी को हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। तो चूंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह किसके बराबर होता है, आपने गणित में पढ़ा हुआ है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो जो सूत्र हमारे त्रिभुज का लगेगा वह लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और जो आयत का क्षेत्रफल लगेगा वह आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और आयत का क्षेत्रफल इस समीकरण में हम रख देते हैं। तो हम फिर से ग्राफ से देख लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा आधार है, कौन ऊंचाई है, कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है। तो इसमें त्रिभुज में सबसे पहले देखिए, त्रिभुज में जो यहाँ ए है, ए सी जो है वह हमारा आधार है, और जो बी सी है वह हमारा क्या है, बी सी हमारा क्या है, लंब। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वह 1/2 आधार बी सी आधार ए सी बटा लंब बी सी, और जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है टी, चौड़ाई क्या है यू। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ हाँ। तो जो यस बराबर हमारा आया त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए सी इंटू बी सी प्लस आयत का क्षेत्रफल ए सी इंटू डी सी। तो हमने ऊपर देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल इनके बराबर होता है। तो एस बराबर 1/2, चूंकि जो ए सी है वह कितना है टी, ए सी जो था वह टी था, तथा जो बी सी है वह भी माइनस यू है। नहीं समझ में आया, ऊपर देखते हैं फिर से हाँ। अब हमने ग्राफ को देखा, तो ग्राफ में जो बी सी था वह कितना है भी माइनस यू, जो लंब है वह भी माइनस यू के बराबर है, और जो ए सी है वह टी के बराबर है। तो हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ पे यही था कि जो हम ए सी का मान हम यहाँ टी रखे हैं और बी सी का मान भी माइनस यू, और जो यहाँ पे भी ए सी इंटू डी सी है, तो ए सी का मान टी और डी सी का मान सी डी या डी सी का मान यू। तो हमारा आ गया यस बराबर 1/2 टी। अब हम भी माइनस यू का मान समीकरण 1 में से निकालते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, भी बराबर यू प्लस ए टी।
तो जब हम यहाँ से v माइनस यू निकालते हैं तो हमारा आता है ए टी। तो हम v माइनस यू का मान हम यहाँ ए टी रख देते हैं और जब t का u में गुणा कराते हैं तो हमारा आता है यू टी। तो मान रख दीजिए, तो हमारा आया यस बराबर 1/2 टी इंटू ए टी प्लस यू टी। तो अब हम t इंटू ए टी का गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा ए टी स्क्वायर। तो यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। इसको हम यू टी को इधर ले आते हैं, ए टी को इधर ले जाते हैं, तो हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने गति का सबसे पहले सेकंड समीकरण देखा था कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ सिद्ध हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो आपको एक बार फिर से देता हूँ कि इसमें कुछ नहीं था। तो इसमें हमने क्या कहा, बस कि जो चली गई दूरी होती है वह वेग समय ग्राफ का वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। और वक्र का जो क्षेत्रफल था वह दो चीज़ों से मिलकर बना था, त्रिभुज और आयत। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल कर दिए। जब हम इन सब का मान रख देते हैं तो हमारा जो सूत्र आता है वह आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे जो s है वह विस्थापन या दूरी है और जो u है वह हमारा प्रारंभिक वेग है और t है वह हमारा समय है और जो a है वह हमारा त्वरण है। तो आई होप आपको यह जो सेकेंड समीकरण है वह समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दे। तो अब हम चलते हैं गति के थर्ड समीकरण की ओर। तो गति का थर्ड समीकरण भी हमारा उसी पर आधारित है। क्या? चली गई दूरी बराबर ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो चली गई दूरी बराबर ओ ए बी डी का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं। तो चली गई दूरी हमारा यस है और ओ ए बी का क्षेत्रफल हमारा एक समलंब का क्षेत्रफल है, क्योंकि जो ओ ए बी डी है वह समलंब के बराबर है। तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। तो आइए हम देखते हैं कि जो ओ ए बी डी है वह किस प्रकार समलंब चतुर्भुज है। तो ग्राफ हमने देखा, ग्राफ में दिख रहा है कि यह इस प्रकार से हमारा ओ ए बी डी है। अगर हम इस ओर से देखें तो यह हमारा समांतर रेखा और यह लंबवत दूरी। तो हम कह सकते हैं कि यह जो ओ ए बी डी है वह समलंब का क्षेत्रफल है। तो समलंब का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। तो हम यहीं देख लेते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा का क्या है? ओ ए। तो ओ ए हमारा यू है तथा जो बी डी है यह एक समांतर रेखा है। तो यह क्या है? बी डी है वह भी के बराबर है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब कि u प्लस भी इंटू लंबवत दूरी क्या है? ओ डी, मतलब कि लंबवत दूरी हमारा हो जाएगा टी। तो इन सब चीज़ को हम वहाँ लिख लेते हैं। तो कहाँ था? तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा आया यस बराबर 1/2 ए ओ प्लस बी डी इंटू ए सी। तो हम जब मान रखते हैं तो हमारा आता है एस बराबर 1/2 यू प्लस भी इंटू टी। तो अब हम जो t का मान है वह समीकरण 1 से रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? v बराबर यू प्लस ए टी। अगर हम यहाँ से t का मान निकालें तो हमारा आएगा ए टी बराबर v माइनस यू और t बराबर v माइनस यू बट्टा ए। तो t का मान हम समीकरण 1 से रख देते हैं। जब समीकरण 1 से t का मान रखते हैं तो हमारा आता है s बराबर 1/2। हम u प्लस v को हम v प्लस यू लिख सकते हैं। अगर हम 5 में 3 जोड़े या 3 में 5 जोड़े तो हमारा परिणाम वही आएगा। परिणाम क्या आएगा? 8 ही। तो हम अगर u प्लस v करें या v प्लस यू करें तो हमारा परिणाम वही आएगा, इसीलिए हम v प्लस यू कर लेते हैं। तो हमारा आता है s बराबर 1/2 v प्लस यू, t का मान रखते हैं तो इंटू v माइनस यू बट्टा ए। अब
अब जो हमारा v प्लस यू और इंटू वी माइनस यू है, मतलब कि v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। आपने एक समय सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसी सूत्र को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब हम इस सूत्र को पुट करते हैं तो हमारा आता है s बराबर 1/2a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो हमारा v प्लस यू था इंटू वी माइनस यू था, उसको हमने सूत्र पुट कर दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो अब हमारा जो 2a है वह यस की ओर गया, यस से गुणा किया, तो हमारा आया 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से यू स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे वी स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे यू स्क्वायर इधर आ जाता है, तो हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने प्रथम सबसे पहले देखा था कि जो तीसरा समीकरण होता है वह होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने यहाँ क्या सिद्ध किया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तीसरा समीकरण एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो तीसरा समीकरण जो है वह दूसरे समीकरण के जैसे ही कहा, चली गई दूरी बराबर OABD का क्षेत्रफल। OABD क्या था? समलंब का क्षेत्रफल का जब सूत्र लगाते हैं तो क्या लगता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। तो जब हम सबका मान रख देते हैं तो हमारा जो सूत्र आता है वह आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको यह समीकरण समझ में आया होगा। अगर समीकरण समझ में आया हुआ तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तब पर भी अगर आपको इस वीडियो के बावजूद भी कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देखें। तब पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड।